अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी, आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे इस टॉपिक में कहा गया है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन से क्या मुराद है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप उसकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करें। फिजिकल कंडीशन में आ जाता है या तो आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, या उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये सब फिजिकल पैरामीटर हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके फिजिकल पैरामीटर को चेंज करेंगे तो उस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इफ अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज अटेन्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, it will remain in the state for the infinite time unless it is somehow disturbed। अगर कोई रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया है, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसकी कोई कंडीशन चेंज ना की जाए, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में इन्फिनिट टाइम तक रहेगा। A reversible chemical system may be disturbed in the following possible way। अब आगे उन्होंने बात की है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में उसके डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उसका डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। नंबर 1, एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गया है, लेकिन अगर आप उसमें से उसके रिएक्टेंट ऐड कर दें या विड्रॉ कर लें, वहां से निकाल दें, तो इसका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशी। अगर रिएक्टेंट के ऐड या विदड्रॉ करने से डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो इसी तरह प्रोडक्ट्स को भी अगर ऐड करें या विदड्रॉ कर लें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। फिर अगली कंडीशन बताएगी है चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर उस रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट यूज हो रहा है, कैटालिस्ट वहां से रिमूव कर लें या ऐड ही ना करें, तो भी हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ इट इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट। अगर हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो तब प्रेशर का चेंज करना उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया बना रही है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अंडर द कंडीशन 400 डिग्री टेम्परेचर है और कैटालिसिस में यूज हो रहा है और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनमें से किसी एक रिएक्टेंट को निकाल दें या रिएक्टेंट को ऐड कर दें, अभी जो रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाया गया है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। The concentration of all the participating chemical will be constant at the state of equilibrium। State of equilibrium पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेटिंग केमिकल मीन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। एट दिस स्टेज इफ वी ऐड मोर नाइट्रोजन गैस इन द मिक्सचर, इट्स कंसंट्रेशन विल इंक्रीज एंड द रिएक्शन विल नो लॉन्गर मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहा उन्होंने कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट जो पहले अटेन हो चुके हैं, लेकिन अगर उसमें हम नाइट्रोजन गैस मजीद ऐड कर दें, अब नाइट्रोजन क्या था, रिएक्टेंट ऐड करने से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। To restore the equilibrium state again, nitrogen will react with hydrogen to produce more ammonia। अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ऐड की है तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनिया बनेगा। दिस चेंज विल गो ऑन अंटिल अ न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज विल अगेन बिकम कांस्टेंट। और ये तब तक होगा जब तक वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ले। These new concentration will however be different from the concentration of the earlier equilibrium state। अब यहाँ पे क्योंकि हमने नाइट्रोजन और ऐड की थी, पहले उनकी कंसंट्रेशन और थी, लेकिन जब हमने नाइट्रोजन और ऐड कर दी मतलब हमने उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। वो कुछ टाइम के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी चेंज।
Now let us disturb the equilibrium again by withdrawing some of the ammonia gas form. अब उन्होंने दूसरे तरीके से क्या कहा है कि अगर हम प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लें, अब प्रोडक्ट हमारा उस इक्वेशन में क्या था, अमोनिया गैस बनी थी, अमोनिया गैस को वहां से निकाल लें, एज अ रिजल्ट इट्स कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया. अब अमोनिया वहां से हमने विड्रॉ कर ली, प्रोडक्ट कम हो गए, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे. When the state of equilibrium is reached again, the concentration of all the species shall again become constant. और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगी. जी नेक्स्ट फिजिकल पैरामीटर है वो टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है. The formation of ammonia is exothermic in the forward direction and hence this reaction will be endothermic in the reverse direction. अब हमें पता है ये टू वे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. अगर इसको देखें ये इस तरह फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है जिसमें वो -92.4 किलो जॉल्स पर मोल हीट रिलीज कर रहा है. इसकी इंथैल्पी क्या है, माइनस, और माइनस से भी हमें पता चल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स डायरेक्शन में देखें जहां पे अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी तो तब ये एंडोथर्मिक हो जाएगा. इसको हम बोलेंगे ये रिवर्स रिएक्शन है. If this reaction is at equilibrium and its temperature is increased, the state of the equilibrium will be disturbed again. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में था लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट भी डिस्टर्ब हो जाएगी. द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव. दिस मीन दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ अमोनिया. अब ये जो बात की है आप इसको देखें, जब हमने इंथैल्पी चेंज का ग्राफ पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज का ग्राफ था वो देखें, इस ग्राफ को देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है जबकि प्रोडक्ट की कम है. ये एनर्जी इस तरफ बढ़ती जा रही है, तो रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी स्टेट में है जबकि प्रोडक्ट कम एनर्जी पे, तभी इसकी हम इंथैल्पी चेंज को नेगेटिव लेते हैं. तो यहाँ पे जो एक बात की गई है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज हायर, वो यही बात है. यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे, उनकी एनर्जी यहाँ पे हायर है देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट. जी नेक्स्ट देखें, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. क्यों जाएगा? अब यहाँ पे इस रिएक्शन को देखें, इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ एनर्जी है. एनर्जी का मतलब यहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है ये एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये चीज क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अगर इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. जी नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट अ इक्विलिब्रियम स्टेट. अगला जो पैरामीटर डिस्कस किया गया है वो प्रेशर की बात की गई है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे. अच्छा, यहाँ पे प्रेशर के लिए कंडीशन बताई गई है, चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसियस रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन बीइंग प्रोड्यूस. सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन पे प्रेशर इफेक्ट करेगा जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से. अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है तो वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब जैसे ये रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल, तो रिएक्टेंट के टोटल मिलके 4 मोल्स हो जाएंगे जबकि प्रोडक्ट के यहाँ पे 2 मोल्स हैं. तो इसका मतलब है रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स डिफरेंट है. यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रेशर चेंज करने का इफेक्ट होगा. अब वो कैसे इफेक्ट होगा उसको देखते हैं. जी, जब ये रिएक्शन आ जाए जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो और प्रेशर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है. मींस इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं मतलब उससे कम है. अगर इस इक्वेशन में जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर ले लेकिन हम इस पे प्रेशर इंक्रीज कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो प्रेशर बढ़ाने पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है. इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस.
If this reaction is at equilibrium and the pressure is increased, the equilibrium will be disturbed. To restore this reaction will move the side in which the number of moles are less, mean in forward direction. यही बात जो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, और अगर उस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है. द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज दस फेवर्ड एट हाई प्रेशर. तो प्रेशर बढ़ाने पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे. प्रोडक्ट क्या था? अमोनिया गैस. तो इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया गैस ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बनेगी. जी नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है कैटलिस्ट. इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन. अब कैटलिस्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है. तो इसी तरह से अगर कोई हमारा रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, वहां पे हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी गेन कर लेगा. At the stage of the dynamic equilibrium, the rate of both forward and backward reaction are equal. A catalyst increase both the rates of the forward and back reaction of the reversible reaction. So, if the reversible reaction is carried out in the presence of a catalyst, it will decrease the time taken by the reaction. तो catalyst ने क्या करना है? Time decrease कर देना है, जो state of equilibrium को attain करने का time होगा. जी मिनी एक्सरसाइज है. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे आपको दिया गया है ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, डिकम्पोज होगा, PCl3 और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखें ये 1 मोल है और इसके 1 मोल इसका 1, दोनों मिलके 2 मोल बना रहे हैं. तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स कम है जबकि प्रोडक्ट के ज्यादा हैं. कीपिंग इन द व्यू द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड किया जाए. कंप्रेस करने का मतलब होता है उसका आपने प्रेशर बढ़ा दिया है. जी प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे या इसको गैस मिक्सचर को कंप्रेस करने पे ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे रिएक्शन मूव बैकवर्ड्स. जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड क्लोरीन गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. क्लोरीन गैस कहाँ पे? यहाँ पे प्रोडक्ट में है. क्लोरीन गैस और ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. प्रोडक्ट ऐड करने से रिएक्शन अगेन रिवर्स जाएगा. तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड डायरेक्शन. जी थर्ड पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड. अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो क्या हो. यहाँ पे देखें इस रिएक्शन के बारे में बताया गया था दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा. जी स्टूडेंट आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि अगर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो रिवर्स होगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा, प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे. जी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस. अब अमोनिया की प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको नाम दिया जाता है हैबर प्रोसेस. is a very useful application for the phenomena of the chemical equilibrium. अमोनिया गैस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर यूरिया. अब अमोनिया का यूज बताया गया कि अमोनिया गैस जो है वो फर्टिलाइजर यूरिया बनाने के लिए यूज होती है. द एबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इजीली इज यूज्ड टू ड्राइव द रिएक्शन टू कंप्लीशन. इन दिस वे practically 100% conversion of nitrogen and hydrogen to ammonia is achieved. तो हैबर प्रोसेस के जरिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्ट करवाया जाता है और अमोनिया रिसीव की जाती है. जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज एज अ थिनर इन पेंट इंडस्ट्री. इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है. कभी आपने देखा हो कि जहाँ पे पेंट कर रहे हो तो उसकी अजीब सी स्मेल है, या फीमेल्स या गर्ल्स के लिए मैं कहूँगी जैसे आप लोग अपने नेल्स पे नेल पेंट करती हैं और उसके बाद उसको रिमूव करती हैं, वो थिनर होता है. तो एक्चुअली वो क्या है, वो इथाइल एसीटेट है. यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी गई है जिसमें इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ और इथाइल एसीटेट बनता है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसकी कंडीशंस हैं.
One way to get the better yield of the product ethyl acetate is to remove water from the reaction mixture as soon as it is formed. Suggest a suitable method to withdraw water from the reaction mixture. अब उन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, इसी तरह ये प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे ये इथाइल एसीटेट प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उन्होंने कहा क्या है कि यहाँ पे इथाइल एसीटेट की प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए यहाँ पे वाटर को रिमूव कर दिया जाए। अब वाटर को रिमूव करने के लिए उन्होंने पूछा कौन सा बेस्ट मेथड है। सजेस्ट अ सूटेबल मेथड टू विड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अब किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में से वाटर को रिमूव करने के लिए बेस्ट मेथड यही होता है कि वहां पे हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड कर दें। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जी, हम जब कोई भी यूजिंग करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया मैग्नीशियम सल्फेट एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या काम होगा, वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन ज्यादा गेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यूज। व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बहुत हाई है, मतलब वो तेजी से हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन अगर तेजी से आता है, जल्दी आता है, तो इक्विलिब्रियम भी जल्दी गेन हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग जब बिजली चमकती है तो उसमें एटमॉस्फेयर के कौन कौन से कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट करते हैं लाइटनिंग में। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी थर्ड एमसीक्यू। एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेस 1 मोल ऑफ PCl5 in a container A and 1 mole of chlorine and PCl3 in a container B. Both the container were sealed and heated to the same temperature to reach the state of equilibrium. Guess about the composition of mixture in both the container. अब यहाँ पे एक कंटेनर में उसने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को डाल दिया है, जबकि दूसरे कंटेनर में क्लोरीन और PCl3 को डाला है और वेट किया है जब तक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। आगे से आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर। हमें पता है कि जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाए तो तब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, वो सेम हो जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ द कंटेनर विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। अब उसमें मिक्सचर्स में चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। जी नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम। अब यहाँ पे जो आपने एक बात याद रखनी है, लाइम बोला जाए या कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाए, ये इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपको एक और क्वेश्चन भी बता दिया गया है। एक तो यहाँ पे आपको लाइम का फार्मूला बताया गया कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा उसके यूजेस बता दिए गए कि स्टील, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। It is produced in exothermic reversible reaction by the decomposition of lime calcium carbonate. Calcium carbonate की decomposition हो तो हमें ये lime मिलता है। Choose the condition to produce maximum amount of lime. तो आपने वो condition choose करनी है कि जिसमें हम maximum amount of lime कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इसका chemical reaction देखें तो क्योंकि आपने कहा गया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की decomposition से होता है। decomposition का मतलब है उसको हीट चाहिए होगी। कैल्शियम कार्बोनेट जी, इसकी केमिकल इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि चूज द कंडीशन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। अब यहाँ पे लाइम की मैक्सिमम अमाउंट कैसे हासिल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर इसको यहाँ से आप रिलीज कर दें, यहाँ से निकाल दें, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर मोर लाइम प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर इन अ क्लोज वेसल। अगर ये वेसल क्लोज होगी, क्लोज वेसल में तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो इसकी दो ऑप्शन थी, यहाँ तो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लें या इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल।
जी नेक्स्ट है व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के आने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या हम इसमें कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम या कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बिकम कांस्टेंट। जी नेक्स्ट है व्हाई द गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक। जो आप ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे ही आप उसका ओपन करते हैं तो एकदम से गैस बाहर निकलती है, जिसकी क्या रीजन है? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज द गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर हेंस इट कम आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज। जब आपने उसका ढक्कन खोला तो एक्चुअली आप उसका प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर कम करने की वजह से वो गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जी अगला देखें, द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म इन अ क्लोज वेसल। अब ये क्लोज वेसल में हो रहा है। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट करेगा? प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, जबकि रिएक्टेंट में देखें ये 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। जी नेक्स्ट है व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल वन। कब एक रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू द डेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब किसी भी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेबल हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन से, तो तब वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड ऑन लार्ज स्केल। प्रिपेयरिंग कंपाउंड ऑन अ लार्ज स्केल मतलब हम कोई यील्ड ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे ले सकते हैं? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी, दे आर यूजफुल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द राइट साइड। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे तो ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट का यील्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है लेकिन उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिस्टर्ब ना की जाए, तो तब क्या होगा? तो इसका मतलब है वो रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा, तो दे विल रिमेन कांस्टेंट, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला है हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से किस तरह डिफरेंट है? डायनामिक का मतलब होता है कोई भी मूविंग चीज। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या इसमें हमने कहा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आप कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मीन वो कंटिन्यूली मूव कर रहा है लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, या वो स्टेट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। आगे पूछा गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है कोई रुकी हुई चीज। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हम कहेंगे कि व्हेन ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, या नेट फोर्स उनके ऊपर 0 हो जाए तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर एग्जांपल दें, जैसे एक दीवार खड़ी है तो वो खड़ी है, एक बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे ही है, वो स्टैटिक स्टेट में है, जिसपे नेट फोर्सेस 0 हो जाती हैं, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है जिसमें क्या है, वाटर डिकम्पोज हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इसका मतलब है वाटर को हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या हीट की फॉर्म में आएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा जी, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेगा, तो हमारे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गेन होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें मैक्सिमम यील्ड। अब यहाँ पे मैक्सिमम यील्ड का मतलब है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ तो आप वहाँ पे रिएक्टेंट की तादाद को बढ़ा दें या वहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव करते जाएं। यहाँ इसके लिए और कंडीशन भी है कि अगर वो हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक के केस में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी हम मैक्सिमम यील्ड गेन कर सकते हैं।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी लाने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें कैटालिस्ट ऐड कर देंगे। किसी भी रिएक्शन में जब कैटालिस्ट ऐड कर दिया जाता है तो वो उसका इक्विलिब्रियम जल्दी गेन हो जाता है, उसमें कम टाइम लगता है। तो आप इसका आंसर देंगे बाय एडिंग कैटालिस्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन एट अ इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन दिया गया है, अब रिएक्शन में कहा गया है कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो इसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखें रिएक्टेंट के मोल 1 and 1, 2 मोल्स ही रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल्स ही प्रोडक्ट के हैं। हमने पढ़ा था कि प्रेशर तब इफेक्ट करेगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, लेकिन ये कंडीशन आ गई है कि जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। तो इसका आंसर होगा कि नो इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल सेम है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज करने पे इसके इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। व्हाई आर सम रिएक्शन आर इरिवर्सिबल व्हाइल अदर आर रिवर्सिबल। इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि क्यों कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं कि उसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि कुछ रिवर्सिबल हैं कि जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसकी रीजन बतानी है कि क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल हो, जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए होते हैं कि वहां पे उसका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। इसकी मैंने एग्जांपल भी दे दी है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, जो जलने का अमल है वो इरिवर्सिबल होते हैं। और कुछ जो है वो रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने अमोनिया गैस की प्रोडक्शन पढ़ा था, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, वो दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जी अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर कंबस्शन रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल। यहाँ पे पूछा गया कि कुछ कंबस्शन रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल क्यों होते हैं। कंबस्शन रिएक्शन इरिवर्सिबल इसलिए होते हैं कि वहां पे हीट और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कोई भी चीज जलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी, साथ में हीट रिलीज हो जाएगी, तो इसलिए वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। इसकी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब भी हाइड्रोकार्बन जलते हैं वो रिवर्सिबल है, उसमें हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। जी अगला क्वेश्चन है, कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है आप उसको रिवर्सिबल में चेंज कर सकते हैं, या वाइस वर्सा का मतलब होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल कैसे बनाया जा सकता है। अब जैसे ऊपर देखिए हमने एग्जांपल ली है कंबस्शन की, कंबस्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अगर यही कंबस्शन अगर क्लोज कंटेनर में की जाए, स्पेसिफिक कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाए, तो उस इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप दोबारा से रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे जो पूछा गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल कर सकते हैं। हाँ जी, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो यील्ड हमें मिल रहा है, जो प्रोडक्ट अगर वहां से विदड्रॉ किए जाएं तो वो रिएक्शन एक डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इट मीन इट इज इरिवर्सिबल, और अगर एंडोथर्मिक है तो मे बी वो रिवर्सिबल हो। एग्जाम्पल आप इसकी अपनी बुक से देख सकते हैं, आपको दी गई है। नेक्स्ट है, डू द फेज चेंज इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर्स, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से वेपर बन रहा है, ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल। सॉलिड जो है वाटर आइस की फॉर्म में होगा, आइस मेल्ट होती है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो ये दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह लिक्विड टू वाटर, लिक्विड वाटर से वेपर्स बनते हैं, यहाँ पे भी अगर आप इस वेपर की कंडेंसेशन करें तो दोबारा से वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रिवर्सिबल हो सकता है। तो इसका मतलब है वाटर की फेज चेंजेस को आप रिवर्सिबल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आपसे दो ऑप्शंस की गई हैं। आप कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। पहली चेंज उन्होंने पूछा है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन कोई रिएक्शन जो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में था, अगर आप उसको फॉरवर्ड मूव करवाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाय एडिंग दी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ऐड कर दें,
या वहां पे आप उसके प्रोडक्ट को रिमूव कर लें। और अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप वहां पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप इसके लिए लिखेंगे जी रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो आप यहाँ पे रिएक्टेंट ऐड कर देंगे, यहाँ प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, यहाँ अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह उन्होंने पूछा अगर उस रिएक्शन को आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए यही कंडीशन जो है उसकी ऑपोजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स को रिमूव करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट्स को बढ़ा देंगे तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। और इसके लिए आप इसकी एग्जाम्पल अमोनिया की प्रोडक्शन की भी दे सकते हैं। जी नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चेंज व्हेन द सिस्टम अप्रोच इक्विलिब्रियम। जब कोई हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कैसे चेंज होते हैं। तो जब भी कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है उसके स्टार्ट में जब अभी केमिकल इक्विलिब्रियम उसने अटेन नहीं किया तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा तो तब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। जी तो आप इसको कहेंगे एट द स्टार्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर बट एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट पहले की निस्बत जल्दी अटेन हो जाती है, उसमें कम टाइम लगता है। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 88 पे क्लियरली डिफाइन किया गया, वहां से इसको कंसर्न करेंगे। नेक्स्ट है हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कंप्लीशन। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप उसको कंप्लीशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए वही कंडीशन है कि अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उसके प्रोडक्ट को वहां से विड्रॉ कर लें। प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करने पे या उसका टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने पे आप उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज चेंज इन अ टेम्परेचर इफेक्ट द रिएक्शन एट अ इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है तो टेम्परेचर चेंज करने पे इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये भी आपकी बुक में पेज नंबर 87 पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताया गया है इक्विलिब्रियम पे कि अगर हमारे पास हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक था और उस पर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा। जी नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। व्हाई डज दिस सॉल्ट लुक कलर्ड एंड व्हाई डज इट लूज कलर अपॉन हीटिंग। यहाँ पे बात की गई है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अगर आप इसका फार्मूला देखें तो ये कॉपर सल्फेट, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला जिसमें इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका कलर ब्लू होता है। अगर इसको हीट करें, हीट करने पे ये चेंज हो जाता है, हीट करने पे ये वाइट कलर के कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इससे सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपने इफेक्ट ऑफ हीट बताना है। हीट का मतलब है कि आप इसको हीट अप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आप इसमें यही बताएंगे कि कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल ब्लू कलर का होता है, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो ये व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इससे हीट रिमूव करेंगे ये दोबारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। और क्योंकि जब इसका ब्लू कलर इसके वाटर मॉलिक्यूल की तरफ वजह से है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, हीट करने पे ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, पहले ब्लू था और बाद में व्हाइट हो जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर। एक्सप्लेन द कंडीशन यू विल यूज टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे अमोनिया की सिंथेसिस के बारे में बात की गई है कि आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से आप अमोनिया की यील्ड ज्यादा ले सकते हैं। तो इसकी पहले तो आप इक्वेशन देखें। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरीके से आप ये यील्ड या अमोनिया ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन देखें कि बाय एडिंग रिएक्टेंट, आप अगर यहाँ पे रिएक्टेंट ऐड करते जाएंगे तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है कि आप अमोनिया को यहाँ पे विड्रॉ कर लें, अमोनिया को निकालते जाएं, यहाँ से जैसे निकालते जाएंगे वो यूज करते जाएंगे, रिएक्टेंट रिएक्ट करके ज्यादा अमोनिया बनाते जाएंगे। या फिर ये क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो आप इसके आंसर में इसकी जो कंडीशन लिखेंगे वो यहाँ पे होगा बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, यहाँ पे थर्ड कंडीशन होगी कि इसमें से आप अमोनिया को विड्रॉ करते जाएं और या फिर कैटालिस्ट यूज कर लें, यूज ऑफ कैटालिस्ट। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।